प्रिय छात्रों, मेहनत ऐसी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को भी आपके सामने हार माननी पड़ जाए। इसी मनोविश्वास के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे गति के दूसरे और तीसरे समीकरण का निगमन कैलकुलस मेथड से। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण का निगमन देखा था कि किस प्रकार v = u + at हमें प्राप्त होता है। आज देखेंगे सेकंड समीकरण या द्वितीय समीकरण में कि किस प्रकार कैलकुलस मेथड से हम दूसरे और तीसरे समीकरण तक पहुंचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग है, इसमें स्टार्ट करने के लिए आपका जो डेफिनेशन यूज़ की गई है वो v = ds/dt। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से होती है। अगर समय अंतराल अति सूक्ष्म लिया जाए, यानी वही लिमिट अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिया जाए, ठीक है, तो वहाँ से डेल्टा s/डेल्टा t इसको हम बराबर लिख सकते हैं ds/dt के, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यानी वेलोसिटी दिस v = आपके होगी कि ds/dt। तो इस समीकरण की स्टार्टिंग में ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम गति के दूसरे समीकरण तक पहुँचेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर वेग की बात की जाए तो वेग परिवर्तन बटे विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो यहाँ से वेग की परिभाषा निकलेगी, विस्थापन ds को रिप्रेजेंट कर रहा है और समय अंतराल आपको dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये वाला समीकरण हम प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं आप लोग सामने कि v = ds/dt, ठीक है। फिर यहाँ से ds की वैल्यू आपको निकाली जाए। ds क्या है? एक चली गई दूरी है, ठीक है। सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में चली गई अल्प दूरी या अल्प विस्थापन। इस ds का मान अगर यहाँ से निकालें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा v और डेल्टा t का आपस में, तो ये v × dt आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आगे अब इस समीकरण में v = u + at यानी गति का जो प्रथम समीकरण है उस समीकरण से v का मान रखने पर, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है आपको, परंतु v = u + at। तो क्या किया गया इसके अगले स्टेप में कि इसमें v के स्थान पर u + at के मान को प्लेस कर दिया गया है। यानी समीकरण जो आपके सामने आ जाएगा ds = u + at और बाहर आपका dt, ठीक है। अब फर्दर आगे देखते हैं। इस dt का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर किया जाए। v की जगह आपने u + at लगा दिया, ठीक है। अब dt का आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो u × dt और a × t × dt, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आपको प्राप्त होगी। आगे देखें। अब हम लोग इस स्टेप पर आ गए dt का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ds आपके सामने है, dt का मल्टीप्लाई कर दिया तो u के साथ dt आ गया, प्लस at पहले से था, dt के साथ मल्टीप्लाई dt और आया। अब क्या करेंगे? अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का आपको समाकलन करना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल साइन बना दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन बनाया आपने। अब लिमिट रखने की बात है तो स्टार्टिंग से देखिए, समझ लीजिए ग्राफ में अगर किसी वस्तु ने बिंदु a से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, उसने स्टार्ट किया बिंदु a से चलना और कहाँ तक गया? बिंदु b तक गया। तो यहाँ से जो उसने स्टार्टिंग करी तब चली गई डिस्टेंस कितनी थी? s = 0। जैसे समय हमने t = 0 लिया था, ठीक है, बिंदु b के लिए, उसी तरह से यहाँ पर चली गई डिस्टेंस। यानी जब वो बिंदु b से तो वही स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसने कितनी डिस्टेंस चली? कुछ भी नहीं चली, ठीक है। तो अब क्या होता है कि t समय बाद वो कहाँ पहुँचता है? बिंदु b पर आ जाता है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस उसने तय कर ली? जितनी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, विस्थापन कहलाती है। और कितने समय में पहुंचा है? वो t समय में। तो स्टार्टिंग में इस जो आपका प्रारंभिक विस्थापन है वो 0, और यहाँ पर बिंदु b पर पहुंचने के बाद प्रारंभिक विस्थापन कितना? जितनी उसने दूरी तय करी, यानी s के बराबर। इसी तरह समय को आप 0 मानेंगे, स्टार्टिंग बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु a पर, और अंतिम बिंदु b पर समय जो होगा आपका t होगा, ठीक है। तो ये आप इनिशियली वैल्यू जो समाकलन पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, उनकी जगह पर इन मानों को रखेंगे। देखते हैं आगे। तो अब नीचे देखेंगे कि समीकरण
तो के दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों को उपयुक्त सीमा के भीतर, तो सीमा का मतलब लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, समाकलन करने पर, तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है 0 से लेके s ds इक्वल्स टू 0 to t u dt प्लस 0 to t at इंटू dt। अब हमारा काम रह जाता है इसका समाकलन करना, ठीक है। देखते हैं, तो समाकलन कीजिए भाई। समाकलन करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था कि अगर केवल dx लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका समाकलन किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। केवल dt लिखा हुआ हो तो इसका समाकलन किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है, ठीक है। और अगर x की पावर 1 दे रखा हो या t की पावर 1 दे रखी है और t के सापेक्ष ही आप अवकलन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू काउंट होगी t² अपॉन t के, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने भाई dx था तो x आया, dt था तो t आया। अब जब ds है तो क्या आ जाएगा उसका s। सिंपल सी बात है कि d के साथ में जो भी फैक्टर हो उसको आप लिख देंगे, ठीक है, एक मोटी मोटी बात, सीधी सीधी। इसी तरह से उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से लेके s। u को बाहर लिया है क्योंकि u के अंदर t नहीं है, ठीक है, तो केवल क्या रह जाएगा, u जब बाहर आ जाए तो केवल dt बचेगा और dt की जगह क्या आ जाता है, t आ जाता है, तो t आप लिखेंगे। लिमिट लगाइए 0 से t। उसके बाद में a बाहर आया, अब अंदर रह गया यहाँ पर फैक्टर t का, ठीक है। तो जब t का आप डिफरेंशियल करोगे, इंटीग्रल करोगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपका t² अपॉन 2 आ जाएगा। पेन दिक्कत दे रहा है, t² अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। जो t² अपॉन 2 आएगा उसके लिए t² अपॉन 2 के लिए तो 2 को तो बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, t² रह गया, क्योंकि हमें अभी लिमिट अप्लाई करनी है। इसके बाद लिमिट प्लेस कर दीजिए। जैसे मैंने लिमिट के लिए बताया है कि पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट माइनस चिन्ह के साथ में। तो एक बार s की जगह s वैल्यू आपने लगाई, फिर माइनस के साथ 0, ठीक है। u को बाहर रखा, t की जगह t, एक बार 0, ठीक है। a/2 बाहर है, t² की जगह t और इसकी जगह 0। तो सीधी बात है, ये 0 वाले पद अपना कोई मूल्य नहीं रखेंगे, तो सीधा सीधा जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो वैल्यू बराबर होगी किसके, s बचेगा केवल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर u का मल्टीप्लाई कर दोगे तो u इंटू टी रह जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पर a है और ब्रैकेट के अंदर वाला t जब आएगा तो ये t² हो जाएगा। तो इस तरह से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², जो गति का दूसरा समीकरण है, आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार गति का दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू u2 आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद में बात करते हैं तृतीय समीकरण के लिए, ठीक है। तो तृतीय समीकरण जो आपसे कह रहा है, तृतीय समीकरण की स्टार्टिंग भी a से हुई है, तो a को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ठीक है, यानी वेग परिवर्तन की दर। उस वेग परिवर्तन की दर में बस एक स्टेप आपको एक नया लेना है। क्या लेना है, वो ये है कि आप अब dv अपॉन ds कर देंगे, यानी ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो गति का तीसरा समीकरण है, एक तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा ds अपॉन dt करते ही ये वैल्यू आपकी हो जाएगी किसके बराबर, v के बराबर, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, फिर ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास a, और इधर आ जाएगा आपका dv अपॉन ds, और ये पूरा फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर आपका v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं आपके सामने। तो a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ds अपॉन dt दिस इक्वल्स टू v। अब पक्षांतर कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि v के साथ dv रहे और a के साथ में ds है। नीचे तो ds ही है, ठीक है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, नेचुरल है। तो ये फैक्टर जो आपके, या ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा कि v dv इक्वल्स टू a इंटू ds। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि अवकलन और समाकलन ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है, लेकिन करना हमें पड़ेगा,
ठीक है, करना हम लोगों को चाहिए भी। और ये जान लीजिए कि बोर्ड में या परीक्षा में आपसे अगर पूछा गया तो ग्राफ विधि के आने की संभावना 25% है, और आपका इंटीग्रल मेथड या कैलकुलस मेथड से इसको सॉल्व करना या डेरिवेशंस करना, ये 75% में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपको करना ही करना है, सीखना पड़ेगा। 2-3 बार देखिए वीडियो, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे रूल्स मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आगे देखेंगे तो अब इस कंडीशन के बाद में जब आपने वी डी वी और ए डी एस कर दिया, इसके बाद करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन की चिन्ह लगाए। अब स्टार्टिंग में समाकलन करने के बाद में हमें लिमिट लगानी है। तो चूँकि यहाँ पर वेग लेके चल रहे हैं तो प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और अंतिम वेग आपका यानी अपर लिमिट थी v थी। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं दूरी के बारे में, ds के बारे में जब बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में बिंदु a पर दूरी थी आपकी 0 और बिंदु b पर कितना दूरी आपने तय करी, s दूरी करी। इसलिए जो यहाँ पर लिखे देख रहे हो, अब किसी को दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ u क्यों लिया गया या v क्यों लिया गया। ठीक है, यहाँ 0 क्यों लिया, यहाँ पर s क्यों लिया। क्लियर। अब रह जाता सिंपल समाकलन करना। तो समाकलन करने में यहाँ पर जो फार्मूला लगा आपका, वो कौन सा वाला फार्मूला लगा, वही जो आप अब तक सीखे हुए हो। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, अगर इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रल आप कर रहे हो और x की पावर 1 दे रखा है, तो क्या होता है कि इसकी पावर में 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर x नहीं दे रखा, यहाँ पर v दे रखा है। ठीक है भाई, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे v²/2। ठीक है, v²/2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। 1/2 बाहर लेके एक बार v की जगह v लगाएंगे और एक बार v की जगह पर u लगा देंगे, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद बात करते हैं ds के बारे में। इस वाले पार्ट में आ जाइए। तो यहाँ पर केवल dx है, इसकी तुलना किससे कर दो, इसकी तुलना करिए dx, केवल dx दे रखा हो। ठीक है, या केवल dt दे रखा होगा, यहाँ पर केवल ds दे रखा है, तो क्या आ जाएगा आपका s, x हो तो x आएगा, और s लिखा हुआ है तो यहाँ पर केवल s आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका s आया। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाई, तो लोअर लिमिट का मान 0 माइनस चिन्ह के साथ में लगा दिया, अपर लिमिट आपकी s - 0। ये पद खत्म, इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो 1/2 है उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल करके हम जब पक्षांतर करेंगे तो 2as के बाद में माइनस u को इस तरफ ले जाइए। तो इस प्रकार ये समीकरण आपके पास आएगी कि v² दिस इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो ये गति का तीसरा समीकरण आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गति के तीनों समीकरणों का निगमन कैलकुलस विधि के द्वारा देख लिया। देखिए, काफ़ी अच्छा मेथड हो रहा है, अच्छा तरीका चल रहा है। किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम आए, वो इजीली कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, और अपनी शंका या अपने किसी भी क्वेश्चन का समाधान या उसका सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में काफ़ी अच्छे नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मोस्टली अब सारा जो है सब चीज़ें जो भी आपकी पहले की पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है ना, कोई रिलेटेड नहीं है, पूर्व ज्ञान है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी। तो लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, सभी बच्चों तक पहुँचे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।